नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है स्थापत्य कला का है। इमारतों की बात करेंगे, मकबरों की बात करेंगे, जो कि मुगल साम्राज्य में बाबर से लेकर औरंगजेब तक अलग अलग शासकों ने बनवाए हैं, और कौन सा शासक कौन सी इमारत के लिए प्रसिद्ध रहा और वनडे एग्जाम्स में कौन सी पूछी जाती रही है ज़्यादातर। आप उन पर मेरे साथ आराम से नोट्स बनाते रहेंगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर भी आपको देंगे। तो प्रकाश डालने की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे मुगल साम्राज्य में स्थापत्य कला पे। पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया, पार्ट सेकंड अब पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों के साथ। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, बेफिक्र होकर के आराम से ईमानदारी से पूरा समय दीजिए पढ़ाई को और नोट्स बनाइए क्लासों को लेकर के। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का डेट अनाउंस हो गई है, तो कोशिश करेंगे कि क्लास बनाना शुरू कर दें उसके ऊपर भी, है ना, क्योंकि 5-5 नंबर के पार्ट्स हैं, उसमें अलग अलग पार्ट हैं जीएस को लेकर के खासतौर पर। तो कोशिश करेंगे आपके लिए, हालांकि पुरानी क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, वो देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के, नई भी आपके लिए डाल देंगे दोबारा से पढ़ा करके, ठीक है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में भाई साहब कंजूसी नहीं। तो देखिए स्थापत्य कला आपको समझा देते हैं आज। स्थापत्य कला बोले तो जो इमारतें बनवाई गई हैं ना, तो पहली क्लास पढ़ा दी है, ये सेकंड क्लास है स्थापत्य कला पार्ट सेकंड, और इसमें चित्रकला भी है। और काय के बारे में पढ़ेंगे, जो मुगल काल में चित्रकला चित्रकला होती थी, है ना। स्थापत्य कला चित्रकला दोनों की बात करेंगे। जो भी प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को मैं आमतौर पर आपके लिए क्लास में लेकर के आता हूं, है ना। तो लगातार शेयर करते रहिए। देखो पहला पॉइंट देखते हैं, साझा। आप हेडिंग डाल लो, साझा के विषय के बारे में बात करेंगे आज कुछ इमारतों में। तो साझा का शासनकाल था 1627 से 1658 तक। एक बार फिर शासनकाल लिख लो, जिससे कि आपको याद हो जाए और भूल ना पाए। पूरे इत्मीनान के साथ देखते रहिए इस क्लास को आप, है ना, नोट्स बनाते रहिए। तो देखिए ये पहली लाइन में कई क्लासों में पढ़ा दी आपके लिए। दीवाने आम 1627 में बनवाया था शाहजहां ने इसे। ये संगमरमर की मस्जिद है, माफ कीजिए मस्जिद नहीं है, दीवाने आम। एक कक्ष होता था बैठने के लिए, जिसमें बैठकें होती थी आम लोगों की, है ना। तो इसी वजह से इसका नाम है दीवाने आम नामक। जो इमारत बनवाई वो संगमरमर की बनवाई, आगरा किले में बनवाई। ये किसने बनवाई? शाहजहां ने। कहाँ पे स्थित है? ये आगरा किले में। आपसे पूछा जाए भैया कहाँ पे, तो आगरा किले में आंसर देंगे। आगरा किला बोले तो आगरा में स्थित है। किसने निर्माण कराया? शाहजहां ने निर्माण कराया। शाहजहां के जीवन काल की पहली वो है ये इमारत, है ना। कब बनवाई? 1627 में। और पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है। संगमरमर से बनी हुई है, जो कि राजस्थान के मकराना से मंगाया जाता था संगमरमर। दूसरी इमारत एक दीवाने खास। खास का मतलब ये स्पेशल कुछ गिने चुने लोगों के लिए आप शब्द से समझ रहे हैं। खास का मतलब है जो आपके निजी लोग हो गए, है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को आप अलाउ करेंगे। तो इसमें निजी लोगों को अलाउ रहते थे। 1637 में इसका निर्माण कराया शाहजहां ने आगरा किले में। मोती मस्जिद का भी निर्माण 1654 में करवाया शाहजहां ने। सभी ये संगमरमर से निर्मित है। ये भी संगमरमर से ही है और ये भी संगमरमर से, है ना। ये तीनों संगमरमर से। लेकिन पहली अगर प्रश्न में पूछी जाए कि शाहजहां के द्वारा बनाई गई पहली इमारत बताइए जो शाहजहां ने पूर्णतः संगमरमर का इस्तेमाल किया, तो दीवाने खास 1627 आगरा, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों हैं जो मैंने आपको बताया। अब आगे देखो, एक एक करके नोट करते चलो आराम से, दिक्कत नहीं लेनी आपको। आगरा में जामा मस्जिद भी है। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री ने कराया। इस पुत्री का नाम है जहांआरा। ये नोट कर लेना, शाहजहां के शासनकाल में ही, है ना। जहांआरा ने क्या का निर्माण कराया? जामा मस्जिद का। और कौन सी जगह कराया? आगरा में कराया जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है जी। ये नोट कर लीजिएगा आराम से। आगे बात करते हैं, लाल किला 1648 में बनवाया था दिल्ली में, यमुना नदी के तट पर। पढ़ ही लेते हैं क्योंकि यमुना बहती है, तो इस वजह से लिखा रहता है किताबों में, यमुना के तट पर। लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। मैंने आपको हेडिंग पहली बता दी, बस वर्ष लिखनी है। 1648 में दिल्ली का लाल किला बनाया था। और इसको बनवाने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो अहमद लाहौरी था, जिसने पूरे लाल किले की डिजाइन तैयार करी थी। किस आधार पर ये बनना है? इसके गेट जो कक्ष द्वार होंगे या गेट जो होंगे प्रवेश द्वार, वो इस तरीके से देने। एक पश्चिमी द्वार है इसमें और एक दक्षिणी द्वार है। एक कौन सा है लाल किले में? पश्चिमी द्वार, और एक है दक्षिणी द्वार, है ना। ये दो द्वार हैं, पश्चिमी द्वार और दक्षिणी द्वार। कहाँ पे है? दिल्ली के लाल किले में। मुख्य स्थापत्य कलाकार अहमद लाहौरी था, ठीक है। अगला पॉइंट, दिल्ली में जामा मस्जिद भी है, यही लाल किले की दूसरी तरफ स्थित है। जैसे एक तरफ लाल किला है और दूसरी तरफ जाकर के जामा मस्जिद है, जिसमें आमतौर पर हमारे देश के जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो अपने त्योहारों के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से, जैसे ईद आती है उनकी,
मीठी ईद आती है या बकरा ईद होती है, जो भी ईद वगैरह होती है, उनके त्यौहार होते हैं, तो उन पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं जामा मस्जिद में बहुत बड़े पैमाने पर। तो इसका भी निर्माण 1648 में कराया, शाहजहां ने कराया था। कहाँ पे कराया? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण। जी आ चुके हैं, बहुत बार प्रश्न है, इनको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल आपको, है ना। प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आगे आने वाले एग्जाम आप एसआई का देना, पुलिस का देना, या कोई और भी एग्जाम दे देना, बाहर नहीं जाएगा इन क्लासों से। और पुरानी क्लास उठा के देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे, शॉर्ट्सों से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई साहब, हमारी जो शॉर्ट्स पढ़ा रखे हैं जीएस में, ठीक है। अब ताजमहल के बारे में देख लेते हैं। ताजमहल 22 वर्षों में बन के तैयार हुआ। पहला पॉइंट लिख लेना, जो मैंने अपने हिसाब से लिख लिया, सबसे पहले 22 वर्ष। 1631 में शुरू हुआ था बनवाना। कब शुरू हुआ था? 1631 में। और 1653 में ये कंप्लीट हो गया बनना, है ना। तो 31 से 53 तक लगभग 20-22 साल इसमें लग गई थी। कितने साल लग गई? लगभग 22 साल ताजमहल को बनाने में, ठीक है। तकरीबन ऐसा बताते हैं कि इसका जो बेस है ना, जैसे आधारशिला बनवाते हैं, जैसे हम अपना घर मकान बनाने के लिए नींव खुदवाते हैं भैया, तो नींव खुदवाते हैं, तब हमें नींव खुदवाए के प्रभाव में खंडनते या ईंटनते जो कचू वो बरबानी है भाई साहब काम करते हैं ना, एक लेवल लेकर के आते हैं कि जो खरंजा है आसपास के, वो भविष्य में 5-10 सालों में कितने उठ सकते हैं, उससे ऊपर ही रखा जाए उस आधारशिला को, उस लेवल को। तो ताजमहल का बेस बनाने के लिए, आधारशिला बनाने के लिए तकरीबन 15 साल, 10 साल या 15 साल के बीच में समय लग गया था बेस ही बेस को बनाने में ताजमहल के को, ठीक है। और उसमें भी डिटेल में ऐसा कहा जाता है कि नीचे जो ताजमहल टिका हुआ है वो लकड़ियों का स्ट्रक्चर है अभी भी। उस समय की लकड़ी, पता नहीं किस तरीके की ऐसी लकड़ियों को स्थापित किया गया नीचे, इस स्थापत्य कलाकार के द्वारा या उन मिस्त्रियों के द्वारा या उन हजारों लोगों के द्वारा जिनका योगदान है इसे बनाने में। और यमुना का, जैसे आपने देखा बाढ़ के दिनों में या मानसून के दिनों में, मानसून आता है तो बाढ़ जैसे हालात होते हैं, तो यमुना जी का जल स्तर भी कितना बढ़ जाता है। और कितना जल स्तर था? तकरीबन 45 साल बाद यमुना जी का जल स्तर ताजमहल की पिछली दीवार से लग गया था। और पुराने समय में कहा जाता था कि यमुना जी का पानी अंदर तक भी चला जाता था ताजमहल में, है ना। इतने बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर यमुना का पानी आ जाता था, पीछे से टच कर जाता था दीवार को, और जहाँ स्ट्रक्चर था वहाँ तक टच भी कर जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ताजमहल का। ऐसा लिखा है बहुत सारी अलग पुस्तकों में कि जो लकड़ी का वेस था, लकड़ी का स्ट्रक्चर था, उसी पर टिका हुआ है आज तक भी ताजमहल, नीचे वाला, ठीक है। तो तकरीबन 10 साल तो उस वेस को बनाने में लग गई, उस आधारशिला को बनाने में लगी। खैर ये स्टोरी और कहानियाँ हैं बहुत सारी अलग अलग इसमें किताबों में। आप पॉइंट की बात याद रखना, 22 साल लगे 1631 से 1653 में। शाहजहां के शासनकाल की बात कर रहे हैं। 27 में शाहजहां बैठता है और 31 में इसमें प्रारंभ करवा देता है, 3-4 साल बाद ताजमहल को बनाना, और 53 तक ये कंप्लीट होता है, ठीक है सर। 9 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया था, जो कि वैसे ही बता दिया मैंने आपको। कहीं कहीं अलग अलग भी लिखा है, कहीं 3 अरब भी लिख रखा है, कहीं कुछ लाख भी लिख रखा है। खैर कोई बात नहीं। तो देखो ताजमहल का अर्थ क्या है इसमें। ताज का मतलब है ताजमहल पूरा, और महल का मतलब है इसमें मकबरा बताया गया है। ताजमहल का मकबरा, इसे ऐसे कह सकते हैं अगर अर्थों में। पूरे ताज और महल दोनों शब्दों का अर्थ समझे। ताज का मतलब ताजमहल और महल का मतलब मकबरा, ठीक है। आगे बात करते हैं मुख्य स्थापत्य कलाकार। स्थापत्य कलाकार का मतलब होता है मुख्य इसको डिजाइन देने वाला, आकार देने वाला, कैसे बनना है ये। उस्ताद अहमद लाहौरी वही था जिसने लाल किला भी बनवाया था। इसी ने ताजमहल बनवाया, इसी ने लाल किला बनवाया अपनी देखरेख में। ताजमहल को बनाने में मुख्य जो मिस्त्री थे जिनकी देखरेख में काम हुआ, मुख्य मिस्त्री साहब उस्ताद ईसा। क्या नाम था? उस्ताद ईसा इनका नाम था। आप जानते हैं मिस्त्री ने क्या बोलते हैं? उस्ताद ही बोलते हैं लोग बाग, है ना। तो उस्ताद ईसा इनका नाम था। 20,000 मजदूर इसमें रात दिन काम करते रहे। कितने लोग? 20,000 मजदूरों ने तैयार कराया था ये, लगभग 22 साल में मिल करके, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ताजमहल में भारतीय शैली, भारत में इमारत कैसी बनती है, तो हमारे यहाँ की शैली का भी उसमें प्रयोग किया गया है, और फारस की शैली का। ये दोनों शैली देखने को मिलेंगे आपको, आप गाइड करेंगे कभी घूमने जाएंगे तो वो बताएंगे दोनों शैलियों का कैसे इस्तेमाल किया। फारस का बोले तो ईरान में जो इमारतें बनती थी वहाँ की शैली को, स्ट्रक्चर को लिया गया है, और हमारे देश में किस तरीके की इमारतें होती थी उस शैली को लिया गया है, ठीक है, ताजमहल को बनाने में। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। एक इतिहासकार थे लेनपुल, इन्होंने ताजमहल के बारे में कुछ वक्तव्य कहा। इन्होंने कहा था ताजमहल वो सपना है, ताजमहल वह सपना है जिसकी योजना किसने तैयार करी? ईश्वर ने तैयार करी है, स्वर्णकारों ने इसे बनाया है। स्वर्णकार बोले तो जो सोने का काम करते हैं, ठीक है। लेनपुल जाने माने इतिहासकार, उन्होंने कहा ताजमहल एक ऐसा सपना है, ऐसा सपना है, ऐसा ड्रीम है जिसकी योजना भगवान ईश्वर के द्वारा तैयार की गई, और बनाने वाले स्वर्णकार थे। जैसे ताजमहल के बारे में बहुत सारे कथन आपको स्टेटमेंट मिलेंगे।
ताजमहल को एक और नाम दिया गया दीवाने ई खास, दीवान ई खास ए खुसरो के नाम से भी ताजमहल जाना जाता था। किताबों में नाम दे रखा है, लिख लेना, आपको ये नया मिल जाएगा। दीवान ई खास ए खुसरो, खुसरो आप जानते ही हैं, खुसरो कौन था, खुसरो शाहजहां का भाई था, तो उसके नाम से भी इसमें एक नाम जोड़ रखा है। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो ये ताजमहल के बारे में पॉइंट हो गए। ठीक है, ये सभी शाहजहां के बारे में मैंने आपको लगभग सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, जो भी इमारतें, मस्जिदें, मकबरा जो बनवाए। अब जैसा कि मैं आपको पूर्व की क्लासों में पढ़ा चुका हूं, मुमताज महल की मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हो गई थी। तो पहले तो मुमताज महल को बुरहानपुर में दफनाया गया, फिर बाद में उसकी मिट्टी को जैसे कि लाते हैं, जैसे हम आप लोग भी ले जाते हैं, तो मिट्टी को बाद में ताजमहल में लाया गया और वहाँ उसे स्थापित किया गया। तो ताजमहल में शाहजहां के और मुमताज महल के दोनों के मकबरा स्थित हैं आज भी। लेकिन वो ताजमहल में जैसे आप कभी घूमने गए होंगे तो आप क्या, जैसे प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, तो आपको ऊपर ही घुमा दिया जाएगा गोल गोल, और उसमें जो कब्रें हैं ऊपर वाली, जिन्हें आप और हम देखने को अलाउ होते हैं, आम जनता देखने को अलाउ होती है, वो कब्रें शाहजहां के शासनकाल के कुछ सैनिकों की या कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनकी हैं, ना कि मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें। वो है, आप जैसे प्रवेश करेंगे तो आपको ताजमहल के जैसे एंट्री करेंगे ताजमहल में, अंदर मुख्य जो मकबरा है ताजमहल का, जो गोल गोल सा है, जैसे आप और हम देखते हैं टीवी, अखबार, समाचार पत्रों में, या कभी भी मौका लगता है तो जाकर के, तो जैसे आप प्रवेश करेंगे तो नीचे एक आपको जाल सा दिखाई देगा, वो जाल से में लॉक लगा रहता है, सीढ़ियाँ भी दिखाई देंगी उसके नीचे आपको। तो वहाँ पर अंदर है दोनों के मकबरे, मुमताज महल के और शाहजहां के। वो शाहजहां का जब जन्मदिन आता है, जिस दिन शाहजहां का जन्म हुआ था, तब वो खोले जाते हैं, देखिए तब वो खोले जाते हैं ना, तब आम लोगों को वहाँ पे दर्शन के लिए खोल दिया जाता है या जाते हैं लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, ऐसा कहा गया है। 1674 में मोती मस्जिद का निर्माण किसने, लाल किले के भीतर, जो दिल्ली का लाल किला है ना, उसी में मोती मस्जिद बनवाई किसने, औरंगजेब ने बनवाई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 1674 में बनवाई थी मोती मस्जिद। ठीक है, खास वैसे दिलचस्पी नहीं थी औरंगजेब की इस तरफ कोई इमारत बनाने में। औरंगजेब ने 1678 में, वर्ष याद रखना, 1678 में अपनी पत्नी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया। भाई पिताजी ने बनवाया शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल, तो पुत्र भी कम नहीं पड़ा, उसने भी अपनी बेगम की याद में बीवी का मकबरा का निर्माण करा दिया 1678 में। क्योंकि 1678 में औरंगजेब का शासनकाल था, 1707 तक वो रहा है। ठीक है, तो बीवी का मकबरा से प्रश्न आता है कि बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब का भी मकबरा वहीं पे स्थित है। कब बनवाया, 1678 में। किसकी याद में, अपनी बीवी की याद में। औरंगजेब की बीवी का नाम था, बीवी का मकबरा इस वजह से नाम पड़ा क्योंकि उसकी पत्नी जो थी, उसकी गृहिणी जो थी, उसकी अर्धांगिनी जो थी, माफ कीजिए गृहिणी नहीं बोलेंगे, अर्धांगिनी जो थी, जब मैं संस्कृत अपने सभ्यता या संस्कृति के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब उनके हिसाब से बात करेंगे तो बेगम का नाम आता है कई बार, है ना। उनकी जो बेगम थी उनका नाम था दिलरास बानो बेगम, लेकिन राबिया बीवी के नाम से भी फेमस थी इतिहास में, इस वजह से बीवी का मकबरा नाम दिया गया। दिलरास बानो बेगम किसकी पत्नी, औरंगजेब की। उन्होंने 1678 में इसका निर्माण कराया। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, बीवी के मकबरे को कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुके हैं, नोट कर लेना। आपसे पूछा जाए कभी दक्षिण भारत का ताजमहल बताइए कौन सी इमारत को कहते हैं, कौन से मकबरे को कहते हैं, तो दक्षिण भारत का ताजमहल बीवी के मकबरे को ही कहते हैं। क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिताजी की जो इमारत आगरा में है उसकी कॉपी करी, कोशिश करी नकल करने की, इस वजह से दक्षिण भारत का ताजमहल उसे कह देते हैं। इसी तरीके की 4 मीनारें बनाना, जो ताजमहल के कोनों पे आपने देखी होंगी 4 मीनारें बड़ी बड़ी खड़ी हुई हैं। इसी तरीके का गुम्बद बताना, गुम्बद माफ कीजिए बनाना, स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा करना, आधारशिला ऐसी, ऐसा ही कोशिश करी लेकिन बन नहीं पाया। इस वजह से क्या बोल देते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल। और क्या बोलते हैं इसे, भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आ चुका है, भारत का दूसरा ताजमहल कैसे कहते हैं, बीवी के मकबरे को कहते हैं। ताजमहल की फुवड़ कौन से मकबरा को कहा जाता है, फुवड़ मीन्स नकल, ये शब्द मिलेगा तुम्हें कई बार, ताजमहल की फुवड़ या नकल, तो किसे कहते हैं, बीवी का मकबरे को बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करके याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं चित्रकला के बारे में। किस विषय में बात करेंगे, चित्रकला के विषय में बात करेंगे, मुगल काल की चित्रकला। तो देखो, अभी तक यहाँ पे इमारतों के बारे में बताया,
अब ये इमारतों का लगभग खत्म हो गया, फिर भी कोई छूट गया हो तो आप बताइएगा कमेंट करके उसके बारे में, और आपको बता देंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो चित्रकला के बारे में बात कर लें। चित्रकला से भी काफी प्रश्न आते हैं कि कौन कौन से शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोगों ने किया, या मुगल शासकों ने जो चित्रकार थे उनको अपने शासनकाल में संरक्षण दिया। तो देखिए एक किताब है बाबरनामा बाबर की, इसमें सिर्फ एक चित्रकार का नाम मिलता है, उसका नाम है बेहजाद। क्या नाम है? बेहजाद। ये बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था। यही इसे पूर्व का रैफेल भी कहा जाता था। ये उपाधि थी इसके, पूर्व का रैफेल, पूर्व के देशों का रैफेल, है ना। तो बाबरनामा में इसका नाम मिलता है, इस वजह से बाबर से लिंक करके इसको पढ़ते हैं कि जो बाबर के शासनकाल का चित्रकार था, इसका नाम है बेहजाद, पूर्व का रैफेल इसकी उपाधि। यहां से चित्रकला प्रारंभ होती है, किनकी? मुगलों की। अब दूसरा पॉइंट, मुगल काल में चित्रकला की नींव किसके शासनकाल में पड़ती है? हुमायूं के शासनकाल में। साहब नोट कर लेना, सिर्फ नींव की बात कर रहे हैं भाई साहब, हम सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, श्री गणेश की बात कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं हम कि चित्रकला की स्टार्टिंग कहाँ पे रही है, कौन से चित्रकार है जिन्होंने स्टार्टिंग करी, शुरुआत करी, शुभारंभ किया चित्रकला का या चित्र बनाने का। तो यहाँ नींव रखी गई है किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में। एक चित्रकार का नाम मीर सैयद अली और दूसरे का नाम अब्दुस सम्मद। ये दोनों चित्रकार हुमायूं के शासनकाल में आते हैं, फारस के थे, ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के, लिख लेना। और हुमायूं के शासनकाल में आके अपनी सेवाएं शुरू करते हैं चित्रकारी की। मीर सैयद अली और अब्दुस समद दोनों फारसी चित्रकार थे, ईरान के चित्रकार थे। हुमायूं के शासनकाल में भारत आए और इन्होंने एक तरीके से नींव रख दी। जैसे कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, स्टार्टिंग किसने कराया? ऐबक करा गया था। पूरा काम किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ऐसे चित्रकला में नींव रखी हुमायूं के शासनकाल में, और हुमायूं के बाद अगला शासक कौन बनता है? अकबर। अकबर के शासनकाल में बहुत अच्छी भाई, बहुत ज्यादा जहांगीर के शासनकाल में महत्वपूर्ण चित्रकला हुई, ठीक है। तो दोनों के नाम लिख लेना। अब देखो आयने अकबरी, आप जानते हैं इसे अकबरनामा भी बोलते हैं। इस किताब का दूसरा नाम क्या है? अकबरनामा या आयने अकबरी, जो कि 7 वर्षों में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। हालांकि इसमें कई लेखकों का उल्लेख है इसे लिखने में, लेकिन पेपरों में, परीक्षा में आप कभी देखेंगे आयने अकबरी को किसने लिखा या अकबरनामा को किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। आप नाम से ही समझ रहे हैं अकबर के बारे में इसमें उल्लेख दे रखा है, अकबर से पहले हुमायूं का भी इसमें थोड़ा बहुत उल्लेख दे रखा है, ठीक है। तो 7 वर्षों में लिखी गई पुस्तक थी एक, जिसका नाम अकबरनामा या आयने अकबरी आप कह सकते हैं। लिख लीजिएगा एक एक पॉइंट को, जिसमें 15 चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। कितने चित्रकारों का? 15। इसमें से 13 चित्रकार हिंदू बताए गए हैं। 13 चित्रकार जो चित्रकारी करते थे वो हिंदू थे और 2 मुस्लिम चित्रकार थे। ये इस चीज को डिफाइन किया गया है। तो 15 चित्रकारों का नाम कहाँ पे मिलता है हमें? आयने अकबरी, जो कि किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अब देखिए अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे, नोट करके लिखो एक एक पॉइंट चित्रकला में, है ना। जैसे चित्रकला तो आज भी होती है हमारे भारत में, अलग अलग जगह होती है ना। चित्रकला शुरू से सिखाई भी जाती है, आप और हम पढ़ के आते हैं तो वहाँ एक सब्जेक्ट भी होती है चित्रकला की। बच्चों को चित्र बनाना सिखाया भी जाता है प्राइमरी लेवल से, है ना। चूँकि यूपी बोर्ड के छात्र रहे हम तो उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्र रहे, तो जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 नहीं होती भैया, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 में पढ़े हम, 4 में, 5 में, तो वहाँ और 6th मेरे ख्याल से आकर के चित्रकला की एक सब्जेक्ट हमें मिली। सब्जेक्ट तो क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? विषय मिली। तो चित्रकला को सिखाया जाता है ना। और उसमें ट्रेंड भी होते हैं बहुत सारे बच्चे अच्छी चित्रकला करने में, किसी भी पशु की, पक्षी की, पेड़ों की, व्यक्ति की बना देते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले अपनी भी छवि बनवाई है, एक है हमारे मिलने वाले, उन्होंने बनवाई है ना। हमारे फोटो से ही उन्होंने एज इट इज बना दिया बहुत शानदार तरीके से। तो अपनी अपनी एक आर्ट होती है ना। किसी भी विषय में कोई भी प्राणी दक्ष होता है इस जीवन में, ब्रिलियंट होता है, एक्सीलेंट होता है, सर्वोत्तम होता है वो, तो आर्ट है। ऐसे ही अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में इन व्यक्तियों के भीतर आर्ट थी। आर्ट इन द सेंस ऑफ चित्रकला, चित्रकारी करते थे। पशु पक्षियों के चित्र बनवाओ, लोगों के चित्र बनवाओ, पेड़ों के चित्र बनवाओ, है ना। और तो और ग्रंथों के भी उन्होंने अपनी भाषा में जब अनुवाद किए तो चित्र बनाए उसके अंदर। तो अकबर के शासनकाल में दसवंत, बसावन, लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट चित्रकार है और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे गए अकबर के शासनकाल में दोनों। इसके अलावा महेश लाल, सावल दास और अब्दुल समद, ये अकबर के शासनकाल के मोस्ट इंपोर्टेंट चित्रकार रहे। दसवंत,
बसावन, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकबर शासन का अग्रणी चित्रकार, अकबर जिसे मानता था, दो चित्रकारों को अकबर बेस्ट मानता था अपने शासनकाल में, एक दसवंत को तो सबसे ज्यादा बेस्ट मानता था, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है जी, और कई बार पेपरों में पूछा गया है। अकबर के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। इसने जो हमारा महाभारत ग्रंथ है उस जब उसको फारसी में बदला गया, तो फारसी में जब लिखा गया तो उस किताब पर चित्रकारी इसने करी थी, अपने हिसाब से चित्रांकन किया था रज्मनामा के नाम से। ठीक है, देखो महाभारत का चित्रांकन किसने किया? रज्मनामा के नाम से इसी ने किया था। महाभारत का फारसी भाषा में ये नाम दिया गया था, ये भी लिख लेना आप, आपसे पूछा जाए महाभारत का फारसी भाषा में क्या नाम दिया मुगलों ने? रज्मनामा। तो रज्मनामा का जब अनुवाद किया गया तो दसवंत ने बहुत महत्वपूर्ण चित्र बनाए थे। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल का, चूंकि सबसे ज्यादा जो अनुवाद किया गया है भारतीय ग्रंथों का, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, और भी ग्रंथों की बात करें, तो अकबर के शासनकाल में हुआ है। क्यों? क्योंकि अकबर ने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। लिख लेना इस पॉइंट को, अगर क्लासों में नहीं पढ़ा पाए हो तो। मैं एक अनुवाद विभाग की स्थापना करी और अनुवाद कराया उसने बहुत सारे ग्रंथों का, अबुल फजल के देखरेख में। मुख्य आदमी कौन था? अबुल फजल। फैजी और अबुल फजल की देखरेख में, दोनों भाई थे, आगरा के रहने वाले थे दोनों, फैजी भी और अबुल फजल भी। अकबर का दूसरा जो चित्रकार प्रसिद्ध था उसका नाम बसावन। ये दोनों को लिख लेना, मैंने पहले भी बताया था, दसवंत और बसावन। आगे बात करते हैं, जहांगीर के काल को चित्रकला का क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं, बिल्कुल। मतलब पूरे मुगल काल में देखें तो जहांगीर के शासनकाल जब शुरू होता है तो जहांगीर ने बहुत शानदार चित्रकला को आरंभ कराया। आरंभ होने को तो पहले से चल रही थी, अकबर के शासनकाल से चल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा बल दिया चित्रकला पे, सबसे ज्यादा काम करवाया चित्रकला पे। किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। इमारतें जो बनाई सो बनाई, दो चार इमारतों के लिए तो साझा जाना जाता रहा है, लेकिन जहांगीर ने सबसे ज्यादा चित्रकला में काम किया था, बल दिया था, और सबसे ज्यादा जहांगीर के शासनकाल में भी लोग रहते हैं जो चित्रकार थे प्रसिद्ध। देखो कौन कौन से। तो चित्रकला का गोल्डन टाइम, स्वर्णकाल का मतलब होता है एक सर्वोच्च चित्रकला होना, है ना, उत्कृष्ट चित्रकला होना, शानदार चित्रकला होना, उसे गोल्डन टाइम बोल देते हैं। तो देखिए, जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार था अकारेजा के नेतृत्व में, आगरा में, कहां पे लिखना, आगरा में चित्रशाला की स्थापना की गई थी भाई साहब। एक पूरी चित्रशाला बना दी अकारेजा के नेतृत्व में, जो कि अकारेजा यहाँ का नहीं था, फारस का ही था, ईरान का रहने वाला था, इधर आया था भारत में, जाना माना चित्रकार था। अकारेजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला ही बनवा दी, स्थापना करवा दी, मतलब एक डिपार्टमेंट बना दिया, एक विभाग बना दिया चित्रकला करने के लिए। ऐसा विभाग किसी ने नहीं बनाया जो जहांगीर ने बना दिया। किसके लिए बना दिया? स्पेशल चित्रकला के लिए। ठीक है, किसके नेतृत्व में? अकारेजा के नेतृत्व में। आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप। आगे बात करते हैं, जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार कौन कौन? फारूक बेग थे, एक बिशनदास थे, एक उस्ताद मंसूर थे, एक दौलत थे, एक मनोहर थे, एक अबुल हसन थे। जे जहांगीर के शासनकाल के महत्वपूर्ण चित्रकार थे जो मैंने नाम बोले, दोबारा सुनो एक बार। फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर, अबुल हसन, ये प्रसिद्ध चित्रकार जहांगीर के शासनकाल के। अब दो चित्रकारों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखा है, अगर जहांगीर से कभी चित्रकारों को लेकर प्रश्न पूछा है तो 2 पॉइंट ज्यादा पूछे गए। हालांकि मैंने सभी चित्रकार आपको बता दिए हैं, इनमें से भी कभी कोई आता है तो याद रखिएगा। 2 प्रश्न कौन से? जो देखो, एक जो नाम लिखा मैंने, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर को लिख लेना आप, और पॉइंट बना के लिखना, उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल में पक्षी विशेषज्ञ था। उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल का पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, पक्षियों के चित्र बना देता था हूबहू एज इट इज, बिल्कुल। तो पक्षियों के चित्रों के लिए जहांगीर के शासनकाल का जो चित्रकार फेमस रहा वो उस्ताद मंसूर रहा। कौन सा चित्रकार रहा? उस्ताद मंसूर, पक्षी विशेषज्ञ। और इसे इसी वजह से एक उपाधि दी जहांगीर ने, वो उपाधि भी लिख लो। पक्षियों के बहुत शानदार चित्र बनाता था, पेड़ पौधों के भी चित्र बनाता था, वनस्पतियों के चित्र बनाता था, पक्षियों के सबसे ज्यादा बनाता था उस्ताद मंसूर। तो एक उपाधि दी थी इसे, नादिर उल असर की। उपाधि लिखना, उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी जहांगीर ने? नादिर उल, तीसरा नाम है असर, नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको? उस्ताद मंसूर को, जो पक्षी के चित्रकार, पक्षियों के चित्रकार अच्छे खासे बनाता था। नंबर 1 बात।
दूसरा चित्रकार जो सबसे फेमस रहा वो अबुल हसन। अबुल हसन व्यक्तियों की छवि का प्रसिद्ध था, एक्सपर्ट था। दूसरा पॉइंट लिखना, जहांगीर के शासनकाल में अबुल हसन नामक चित्रकार, कौन सा, अबुल हसन नामक चित्रकार व्यक्तियों की छवि मतलब व्यक्तियों का स्वरूप, व्यक्तियों की छवि का एक्सपर्ट था चित्र बनाने का। उसके अंदर ये कला थी कि व्यक्तियों के चित्र हूबहू बना देता था वो। कौन सा, अबुल हसन। तो अबुल हसन को भी एक उपाधि से सम्मानित किया, नादिर उद जमा लिखना, नादिर, आगे नादिर ही नाम है कॉमन दोनों में, उद जमा नामक उपाधि से अबुल हसन को सम्मानित किया। किसने, जहांगीर ने सम्मानित किया था। ठीक है, तो ये दो चित्रकार कई बार पूछे जाते हैं कि पक्षियों का विशेषज्ञ कौन था और व्यक्तियों का विशेषज्ञ कौन था चित्रकारी में। व्यक्तियों का अबुल हसन और पक्षियों का उस्ताद मंसूर, और दोनों को अलग अलग जहांगीर ने उपाधि दी है ना। दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आई तो। इसमें थोड़ा सा टॉपिक मैंने किसका इसमें उल्लेख किया है, चित्रकला को लेकर के, है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, पूछ लेता है कि भाई अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार बता दो, बस बात खत्म। जहांगीर का पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था, बात खत्म। ये प्रश्न आते हैं। बाबर के समय में कौन से चित्रकार का उल्लेख है, चित्रकला की नींव किसके शासनकाल में रखी गई, चित्रकला सबसे अच्छी किसके शासनकाल में होती थी, स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है ना। ये वाले प्रश्न आते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी आपको। जैसे जैसे इमारतें बनाई गई तो इमारतों पर चित्रकारी भी होती थी भाई साहब। पशु पक्षियों के भी चित्र बनाए जाते थे, पेड़ पौधों के भी चित्र बनाए जाते थे, लोगों के भी चित्र बनाए जाते थे। हमारे भारतीय ग्रंथों को जब फारसी भाषा में अनुवाद किया गया तो उन पर चित्र बनाए गए अलग अलग पेजों पर, है ना। चित्रकला तो होती है, जैसे संविधान सभा जब बैठी, संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन में, और संविधान को बनाने में कुल 12 अधिवेशन लगे। वैसे 11 अधिवेशन लगे बनने में, लेकिन कुल पढ़ते हैं तो 12वां अधिवेशन था 24 जनवरी 1950, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। जब संविधान बन के तैयार हो गया तो संविधान लिखा गया, पूरे साइन वाइन हो गए, तो भाई संविधान की जो प्रतिलिपि थी, जो मुख्य कॉपी थी, उसमें भी चित्र बनाए गए। और पहला चित्र भगवान श्री राम से शुरू होता है, तो वो भी चित्रकारी करी गई है। अब इसके लिए चित्रकारी के लिए किसे काम दिया गया था, नंदलाल बोस को डिजाइन तैयार किया था, चित्र तैयार किए थे उन्होंने। कहाँ पे, शांति निकेतन आश्रम कलकत्ता में। शांति निकेतन आश्रम की स्थापना किसने करी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी, है ना। जहाँ के एक विश्व बाल भारती विश्वविद्यालय भी बहुत प्रसिद्ध है शांति निकेतन आश्रम में। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो चित्रकारी तो आज भी होती है, पुराने समय में होती थी, मुगलों के समय में भी होती थी, दिल्ली सल्तनत के समय में भी होती थी। तो ये थी क्लास हमारी, इसमें स्थापत्य कला का उल्लेख किया गया है, प्रकाश डाला गया है, और चित्रकला पे थोड़ा सा प्रकाश डाला गया। अगली क्लास में, माफ कीजिए, अगली क्लास में और अच्छे से प्रकाश डालेंगे मुगलों की चित्रकारी पर, और मुगलों की और शासन की व्यवस्थाओं के प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँगा जो एग्जाम्स में पूछे गए। आप चिंता ना करें, चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करते रहें। यदि कोई दिक्कत, शक, समस्या कहीं पे आपको लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा यथावत अगली क्लास में। और लाइक करना क्लास को बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना भी क्लास को ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, कंजूसी नहीं बिल्कुल। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कम से कम लाइक कर जाया करो क्लास को, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्लासों को देखिए। और 29 अक्टूबर की परीक्षा को, पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो हो सकेगा कि बहुत जल्दी आपको यूपी SSC पैट के अकॉर्डिंग अपनी जो 50 नंबर की GS है, चूँकि सबसे बड़ा पार्ट 50 नंबर का है, अपने थोड़े बहुत ज्ञान विज्ञान के आधार पर कोशिश उसमें करेंगे एक एक क्लास में आपको टॉपिकों को कवर करने की, GS की जितने भी 7, 8, 10 क्लासें बन जाएंगी, ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लासेस है उसमें। तो चैनल की सारी क्लासों को आप देखा करो, जितने भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाइए आगे और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके लिए हम रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको सिलेक्शन दिला करके रहेंगे, ये हमारी गारंटी है, हमारी क्लास की गारंटी है, हमारे एक एक क्वेश्चन की गारंटी है जो आपको मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और विनम्र बने रहिए जीवन में। नमस्कार।